सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज कैसे है? सब बढ़िया। तो आज अपन क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों? आज अपन बहुत ही एक प्यारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ एरर एंड मेजरमेंट। अपन आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों? एनालिसिस ऑफ एरर एंड मेजरमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक टॉपिक है दोस्तों, इस पे बिल्कुल फील के साथ पढ़ना है कि ये रियलाइज़ हो कि हाँ, यहाँ पे ये फिजिकल एक्टिविटी से अपन जोड़ सके इस टॉपिक को। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल एकदम फील के साथ पढ़ना है इसको, इस टॉपिक को। बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, मतलब उतना टफ भी नहीं है, लेकिन हमेशा यूज़ होने वाला टॉपिक है। ऐसा इस तरह से प्रॉब्लम में बहुत ऐसे वाले टर्म्स आते रहेंगे। तो अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? एनालिसिस ऑफ एरर्स एंड मेजरमेंट। एनालिसिस ऑफ एरर एंड मेजरमेंट, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा नया चैप्टर क्या है? ये एनालिसिस ऑफ एरर एंड मेजरमेंट। अपन ने पिछले सेशन में पूरा डायमेंशन कवर कर लिया था, अपन ने सारा कुछ देख लिया डायमेंशन में। अब अपन नया क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एनालिसिस ऑफ एरर एंड मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे? एनालिसिस ऑफ एरर एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों इस ये टॉपिक पढ़ने से ये क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारे टर्म में पूछे जाएंगे, बहुत तरह की एरर्स निकालने को बोला जाएगा, जैसे रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं और एरर क्या होता है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट से कैसे एरर जनरेट होता है, क्या सोर्स है। तो अपन इस सबसे पहले टॉपिक मेंशन कर लेते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक को अपन कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले तो पढ़ेंगे मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे एरर्स क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या है, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एरर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज ऑफ एरर, सोर्सेज ऑफ एरर्स, सोर्सेज ऑफ एरर्स। और कुछ स्पेशल टर्म्स, स्पेशल टर्म्स। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। और सर एक्यूरेसी क्या होता है, तो स्पेशल टर्म में अपन देख लेंगे कि और स्पेशल कौन कौन सा टर्म हम पढ़ेंगे। तो अपन ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मेजरमेंट एरर, मेजरमेंट क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ एरर क्या है, सोर्स ऑफ एरर्स क्या है, स्पेशल टर्म में एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, सम टर्म, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये सब अपन देखेंगे। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे, और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होते हैं, परसेंटेज एरर किसको बोलते हैं। तो अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे। बिल्कुल फील के साथ पढ़ना है दोस्तों। कैसे पढ़ना है? बिल्कुल फील के साथ पढ़ना है कि ताकि रियलाइज हो, फिजिकल लाइफ से अपन जोड़ सके कि किस तरह का क्या कारण है कि ये एरर आ रहा है, मेन रीज़न क्या है कि इस तरह का एरर आ रहा है, कितने प्रकार के एरर होते हैं, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं। बिल्कुल अपन को क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ, ऐसा बिल्कुल दिमाग में छपना चाहिए। तो अपन ऐसे पढ़ने वाले हैं इसको। तो ये हमारा अभी क्या करेंगे, किसकी टॉपिक कवर करेंगे? मेजरमेंट क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं, सोर्सेज ऑफ एरर्स। स्पेशल टर्म में क्या पढ़ेंगे? एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, प्रिसीजन किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स।
के बारे में पढ़ेंगे। तो सब एक एक करके स्टार्ट करते हैं देखना। तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं देखना। तो अपन एक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपन ने एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा अपन ने? सपोज एक एक्सपेरिमेंट करा। सपोज अपन एक एक्सपेरिमेंट करा और बनाना चाहते हैं कि हम बनाना चाहते हैं ए प्लस बी को मिला के एक केमिकल सी बनाना। केमिकल ए केमिकल बी को मिला के केमिकल सी बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? ए और बी को मिला के केमिकल सी बनाना चाहते हैं। तो अपन ने एक्सपेरिमेंट सेटअप करा जिसमें दो इंस्ट्रूमेंट लगा जो केमिकल ए को मेजर करता है। ये इंस्ट्रूमेंट केमिकल ए को मेजर कर रहा है और ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर कर रहा है? केमिकल बी को मेजर कर रहा है। सपोज ये केमिकल बी को मेजर कर रहा है और दोनों को मिला के हमको केमिकल सी दे रहा है। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए लगाएं ताकि ऐसा मेजर करे, ऐसा अमाउंट भेजना है कि इस मेजर के साथ भेजना है कि इतना, मान लिया जाए कि 10 ml इसका 15 ml इसका भेजेंगे तभी ये सी बनेगा। अपन को पता है कि इसका 10 ml और इसका 15 ml बनाएंगे तभी सी बनाएगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट इसलिए लगाएं ताकि ये 10 ml इसको भेजे और 20 ml इसको भेजे, ताकि केमिकल ए और बी को मिला के सी बनाना है। तो ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिया दो, केमिकल ए को मेजर करने के लिए और केमिकल बी को मेजर करने के लिए लगा दिया। ठीक है, तो ए और बी को मेजर कर दिया। तो कहने का मतलब है कि मेजर करने के लिए, तो यहाँ से मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, या सपोज अपन ये मार्कर बनाते हैं, अपन को ये मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले इसका बहुत सारा मेजर लेना पड़ा होगा कि जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है इस मार्कर को, वो तो इसका डायमेंशन पहले डिज़ाइन करा होगा कि इतना लेंथ होना चाहिए, इतना डायमीटर होना चाहिए, ताकि इसका वर्किंग प्रॉपर हो, ये वर्क प्रॉपर करे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका डायमेंशन या मेज़र, उसमें लगने वाले सारे पार्ट का डायमेंशनल रेशियो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ताकि एक सर्टेन लिमिट में होना चाहिए ताकि ये इसका वर्किंग अच्छा हो। जैसे मार्कर हो गया, तो या ले लो, सपोज अपन कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बाइक बनाता है, 2 व्हीलर बना रहा है। क्या बना रहा है? कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2 व्हीलर बना रहा है। तो उसमें लगने वाले बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट से मिलकर गाड़ी बना। तो उस बाइक को बनने में सपोज जो पेट्रोल टंकी है जिसमें पेट्रोल स्टोरेज होता है, उसका एक सर्टेन डायमेंशन होगा, साइज होगा। ये नहीं कि कितना भी साइज बड़ा कर दे। उसका व्हील का सर्टेन डायमीटर होगा। ये नहीं कि उसका व्हील का डायमीटर कितना भी ले ले, अगर जो लेंगे तो वो वर्किंग उसका खराब हो जाएगा, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका मेजरमेंट ज़रूरी है। या किसी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और किसी आउटपुट के पास पहुंचने के लिए सर्टेन मेजर में अपन को क्वांटिटी मिलाना पड़ेगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो वो मेजर करके देता है। तो कहने का मतलब यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं कि मेजरमेंट क्या पता चला। तो मेजरमेंट यहाँ से क्या पता चला? मेजरमेंट यहाँ से क्या पता चला? मेजरमेंट को क्या बोल सकते हैं? मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मेजर तो करते हैं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ experimental science and technology. मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तब ये तो मेजरमेंट हो गया। अब सपोज जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो ये वाला बी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, ए को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट हमने, हमारे जैसे लोगों ने ही बनाया है टेक्नोलॉजी की मदद से। मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी की मदद से ये वाले केमिकल को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट बना, तो उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी कोई इंसान ही है। तो उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी इंसान है, तो और इंसान है तो नेचुरल सी बात है एरर आएगा, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आएगा। एब्सोल्यूट तो कोई चीज़ है नहीं। तो आदमी है तो अपन आगे देखेंगे कि किस किस प्रकार के एरर आ सकते हैं। कि एरर दो तरह से आ सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो अपन आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ये जानते हैं कि कोई भी मेजरमेंट
अनसर्टेनिटी है, मतलब सर्टेन रिजल्ट 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब है कि कोई भी मेजरमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता। तो मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया। और द रिजल्ट ऑफ दिस मेजरमेंट, द रिजल्ट ऑफ दिस मेजरमेंट, the result of this measurement by measuring instrument, the result of this measurement by measuring instrument contain some uncertainty, अनसर्टेनिटी। जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उस रिजल्ट को मेजर कर रहे हैं वो क्या अनसर्टेन 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। तो इसी अनसर्टेनिटी को क्या बोलते हैं? अपन एरर बोलते हैं। तो यहां से क्या कंटेन सम अनसर्टेनिटी, और दिस अनसर्टेनिटी इज इट इज कॉल्ड एरर। इसी अनसर्टेनिटी को एरर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अपन ने मेजर करा, जैसे टू व्हीलर में बहुत सारे पार्ट है तो सारे पार्ट को मेजर करके ही लगाया। जैसे व्हील का डाया इतना होना चाहिए, उसका टंकी का स्टोरेज, और जितना भी पार्ट लग रहा है वो सारे का पहले अपन ने मेजर करा। जो कंपनी बना रहा है उसने पहले मेजर करा, उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करा ताकि उसका वर्किंग अच्छा हो। तो मेजर करने के दौरान जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। ऐसा हो सकता है कि 99.99% रिजल्ट अच्छा हो लेकिन 100% नहीं हो सकता। उसी अनसर्टेन जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रह गया उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो मेजर करने के बाद रिजल्ट दिया उसमें अनसर्टेनिटी रह गया, उसी को एरर बोलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको कैसे बोल सकते हैं? मैथमेटिकली अगर जो समझे, ये तो मैथमेटिकली इसको समझे, इसको आप लोग नोट कर लें। मैथमेटिकली अपन समझेंगे क्या होता है, बिल्कुल फील के साथ पढ़ना है। कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आराम से करना। पहले इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बिल्कुल। मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द रिजल्ट ऑफ दिस मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। इसी अनसर्टेनिटी को एरर बोलते हैं। हम मैथमेटिकली इसको समझेंगे कैसे, मैथमेटिकली समझेंगे। हो गया, होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अपन इसको इरेज करते हैं। तो मैथमेटिकली समझते, सपोज ये मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कंपनी से हमारा ये मार्कर हमने खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये मार्केट में आया, मार्केट से अपन ने ये मार्कर खरीदा। तो कंपनी वाले जब बनाया तो बोला कि इसका लेंथ 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर है। हमारे पास ये स्केल है जो हम इसे पहले से यूज करते आ रहे हैं। कुछ पोर्शन ये डैमेज हो गया, कुछ बियर हो गया, कुछ टीयर हो गया, कुछ बियर हो गया, कैलिब्रेशन गड़बड़ हो सकता है। ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट में कहने का मतलब ये स्केल से यूज कर रहे हैं। नॉर्मल हम स्केल यूज कर रहे थे, अब हम सोच रहे हैं इससे कि हम इसका लेंथ मेजर करें। ये तो कंपनी ने स्पेसिफाइड करा कि इसका लेंथ 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस मार्कर का क्या करा, इस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसका लेंथ स्पेसिफाइड करा कि 13 सेंटीमीटर का मार्कर है। तो ये कंपनी बनाया तो वो बोला ट्रू वैल्यू। तो कंपनी बोला कि ट्रू वैल्यू, कंपनी बोला, कौन बोला? कंपनी बोला। कौन बोला? कंपनी बोला। कंपनी बोला कि जो इस मार्कर का लेंथ है वो बोले ट्रू वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर है। क्या है? 13 सेंटीमीटर। कंपनी से बनने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब ये प्रोडक्ट, तो कंपनी वालों ने इसके बारे में बोला कि इस मार्कर का लेंथ कितना है? 13 सेंटीमीटर। अपन ने इस स्केल से मेजर करा इसका लेंथ, तो सपोज आ गया, इस स्केल से मेजर करने के बाद इसका लेंथ आ गया 13.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया?
13 पॉइंट। तो मेजर्ड करने के बाद हमने मेजर करा तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू, एमवी से रिप्रेजेंट करते हैं यार, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है, कौन सा वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ये क्या है, टीवी बोले तो ट्रू वैल्यू, कौन सा वैल्यू, ट्रू, जो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, जो कि कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद बताया था कि 13 सेंटीमीटर का ये मार्कर है। अपन ने मेजर करा तो कितना आ गया, 13.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 13.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इरर आया। इरर किसके कारण आया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण आया। आप पढ़ेंगे कि इसमें किस किस तरह की इरर है, क्यों इससे ज़्यादा आ गया, लेंथ ज़्यादा आ गया। तो वो इरर अपन आगे देखेंगे कि किस किस प्रकार के इरर का क्या क्या रीज़न हो सकता है, क्या क्या सोर्सेज होंगे इरर का, वो अपन देखेंगे। तो मीन वैल्यू 13.5 सेंटीमीटर आ गया, मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ से इरर कितना आया, इरर क्या, इरर अपन ने क्या देखा था, इरर को कैसे डिफाइन करें मैथमेटिकली, इरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मैथमेटिकली इरर को ऐसे डिफाइन करेंगे, कैसे, इरर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू अपन ने 13.5 सेंटीमीटर मेजर करा था, 13.5 सेंटीमीटर, और ट्रू वैल्यू कितना था, 13 सेंटीमीटर, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कंपनी वालों ने बताया कि इसका जो मार्कर का लेंथ होगा 13 सेंटीमीटर है। और अपन ने मेजर करके देखा तो 13.5 सेंटीमीटर आया। तो 0.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे इरर आ रहा है। तो इरर यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 पॉइंट, किसके कारण आ रहा है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रहा है ये। तो अपन ने ट्रू वैल्यू तो कंपनी वालों ने इसका क्या बताया था, 13 बताया था, और मेजर करने के बाद आ रहा है 13.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से 0.5 का एरर बता रहा है ये स्केल में। और अब ये आगे पढ़ेंगे कि क्यों ये एरर क्यों आया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पे ये एरर क्यों आया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ऐसा क्या हो गया कि ये एरर आया। तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, एरर को क्या लिख सकते हैं, एरर को मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सपोज मेजर्ड वैल्यू अपन ने 13 करा था, ट्रू वैल्यू मेजर करने के बाद 13.5 आ रहा है, तो एरर क्या आ गया, 0 पॉइंट। तो ये एरर क्यों आया वो आगे पढ़े, आगे अभी देखेंगे कि स्केल में ऐसा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ऐसा क्या हुआ कि एरर आ गया। बिल्कुल फील के साथ पढ़ना है, कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना। तो आप इसको नोट कर लें। कौन बोला, कंपनी बोला कि ट्रू वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो अपन चेक करना चाहते हैं कि क्या सही में 13 सेंटीमीटर है। तो अपन ने मेजर्ड वैल्यू करा तो 13.5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से हमारा इंस्ट्रूमेंट, जो जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो कितने का इरर दिखा रहा है, 0.5 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, इरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये हो गया। तो आप इसको इरेज करते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हो, अपन आगे देखते हैं। बिल्कुल फील के साथ पढ़ना, फील ना आए तो मजा ना आए भाई। बिल्कुल इसको पूरे फिजिक्स को फील के साथ पढ़ना है, फील कर लिए भाई तो एक बार मजा आ जाएगा। फिर इसमें बिल्कुल घुसना है, बिल्कुल इसमें घुसना है। एक बार घुस गए तो फिर मजा आने लगेगा भाई। तो अपन अब स्टार्ट करने, इरर क्या हो गया, मेजर्ड है मैथमेटिकली। इरर को क्या लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसको इरेज करते हैं टॉपिक का। इरर क्या हो गया, मैथमेटिकली मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मैथमेटिकली इरर क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू, इरर क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब देखते हैं कि इरर कितने प्रकार के, कितने टाइप के इरर का, इरर टाइप्स ऑफ इरर में, टाइप्स ऑफ एरर। एरर अपन ने समझ लिया, मेजरमेंट क्या होता है ये समझ लिया, एरर क्या क्यों आता है ये समझना है। टाइप ऑफ एरर देख लेते हैं। दो तरह से, दो एरर कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर कहने का मतलब है कि ऐसा एरर जो कि बार बार मेजर करने पे, या तो सपोज अपन ये मार्कर है, इसका ट्रू वैल्यू 13 सेंटीमीटर, अपन
पहली बार मेजर करा तो ये मान लो कि स्केल से मेजर करा तो 13.2 सेंटीमीटर इसका लेंथ बताया। फिर अगली बार मेजर करा तो कुछ इधर के कारण 13.5 सेंटीमीटर बता रहा है, 13.5 सेंटीमीटर बता रहा है। फिर मेजर करा तो 13.8 सेंटीमीटर बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि मेजरमेंट करने के बाद मेजरमेंट का मेजर्ड वैल्यू आइदर वन डायरेक्शनल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बायस्ड होना चाहिए। बायस्ड बोले तो या तो हर बार मेजरमेंट करने के बाद उसका लेंथ उससे ज्यादा ही आए या उससे कम ही आए। मतलब कि इधर कहने का मतलब पॉजिटिव ही आए या निगेटिव ही आए। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि 13 सेंटीमीटर लेंथ है तो 13 पॉइंट पहली बार मेजर करा तो 13.1 सेंटीमीटर आ गया, 13.2 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि या तो पॉजिटिव ही है या ऐसा कहने का मतलब कि पहली बार मेजर करा तो 12.9 सेंटीमीटर आए, 12.8 सेंटीमीटर आए। मतलब है कि यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए। सिस्टमैटिक इधर डेफिनेशन इसको यहीं पे मेंशन कर देते हैं। सिस्टमैटिक इट इज द एरर systematic is the error which tends to be either positive या negative. It is the error which tends to be either positive या negative. कहने का मतलब वो है कि मेजरमेंट के बाद जो इसका लेंथ आएगा या तो पॉजिटिव ही आएगा या तो पॉजिटिव ही आएगा। हर बार मेजर करेंगे, पहली बार मेजर करा तब सपोज कि पॉजिटिव आएगा तो दूसरी बार भी मेजर करने पे पॉजिटिव ही आएगा। और सिस्टमैटिक एरर क्या है कि ये हमारे सेटअप इंस्ट्रूमेंटल सेटअप के, अच्छा इसको आगे पढ़ेंगे सोर्सेस क्या है सिस्टमैटिक एरर। रेंडम एरर क्या है? रेंडम एरर का डेफिनेशन क्या? रेंडम एरर क्या होता है कि अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेंडम एरर बोलते हैं। सपोज कि अपन जिस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो रहा है, जैसे कि अचानक टेम्परेचर बढ़ गया या सपोज जिस स्केल से मेजर कर रहे हैं उस कंडीशन में अचानक टेम्परेचर बढ़ गया तो एक्सपैंड कर जाएगा। सपोज सारे प्रॉपर्टी हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्केल एक्सपेंड करेगा। ऐसा जो भी प्रॉपर्टी है एक्सपेंडेबल, टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंड करेगा और टेम्परेचर कमने से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। या कुछ ऐसा मेजरमेंट कर रहे हैं जिसमें वोल्टेज सप्लाई करना पड़ रहा है तो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज के कारण भी हो गया। या सपोज कि अपन जिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मेजर कर रहे हैं ए बी और सी, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लगा है और जो मेजर कर रहा है। अब ये सेटअप ही हिल गया, ये मैकेनिकल सेटअप ही हिल गया। मान लेकर पहली बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद सही रिजल्ट दे दिया और दूसरा बार जब मेजर करा तो पता चला ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही हिल गया। तो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के कारण जो एरर आते हैं उसको रेंडम एरर बोलते हैं। क्या? अनप्रिडिक्टेबल। सपोज कि अचानक टेम्परेचर बढ़ गया या कम गया, या जो मान लो कि अपन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें अपन को करंट चाहिए तो उसके लिए वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा। तो अचानक वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उसके कारण जो अचानक फ्लक्चुएशन आ रहा है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, इसके कारण जो एरर जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? रेंडम एरर बोलेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? रेंडम एरर error generated due to unpredictable fluctuation of error generated due to unpredictable fluctuation of experimental condition is called random error। क्या कहते हैं? रेंडम एरर बोलेंगे। दैट इज
अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, इसमें एक और ऐड करते हैं, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ unpredictable fluctuation of temperature, voltage supply, या मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, ये हो गया। ऐसे इरर को क्या बोलते हैं? रैंडम इरर बोलते हैं। इरर जनरेटेड ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन and unpredictable fluctuation of voltage temperature, voltage supply, mechanical vibration of experimental setup। तो इसके कारण जो इरर जनरेट हुआ वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा, तो ये रैंडम इरर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रैंडम इरर क्लियर हुआ। तो टाइप्स ऑफ इरर क्या होते हैं? सिस्टमैटिक इरर और रैंडम इरर। इरर जनरेटेड ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये इरर, तो ये रैंडम इरर कहलाएगा। सिस्टमैटिक इरर, इट इज द इरर व्हिच टेंड्स टू बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इरर, ये अपन अब इसको पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक इरर क्या है, किसके कारण सिस्टमैटिक इरर हो रहा है। सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक इरर देखते हैं अपन। इसको आप पहले इसको नोट कर ले, बिल्कुल समझते हुए नोट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझते हुए हर चीज़ क्लियर होगा। बिल्कुल फील आना चाहिए, सबसे पहला जरूरी है फील आना चाहिए। फिजिक्स ऐसा, एक बार फील करने लगे तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है, बिल्कुल क्लियर होगा सब कुछ, ये होना चाहिए। तो होप आप लोगों ने नोट कर लिया। इसको इरेज करते हैं। ये हो गया। अपन अब क्या देखेंगे? अपन देखेंगे सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक इरर। सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक इरर्स। सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक इरर, पहला इरर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल इरर। इंस्ट्रूमेंटल इरर, ठीक है। तो अपन इसको समझते हैं। सपोज हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, अपन इस स्केल को मेजर करना, ये मार्कर का लेंथ मेजर करना चाहते हैं, इस मार्कर का लेंथ मेजर करना चाहते हैं। हमारे पास ये स्केल है, तो स्केल में अगर कैलिब्रेशन सही नहीं हुआ हो, कैलिब्रेशन करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कैलिब्रेशन ही सही नहीं है, तो कहने का मतलब है कि जो इसके बीच में ये मिनिमम स्केल कितना 1 mm मेजर कर सकता है, 1 mm मेजर कर सकता है, टाइम कितना 1 mm मेजर कर सकता है। तो अगर जो ये कैलिब्रेशन ही इंस्ट्रूमेंट का सही नहीं है, या फिर इसका डिजाइन ही सही नहीं है, तो इससे मेजर करेंगे तो ये इरर तो दिखाएगा। इससे मेजरमेंट करने के बाद ये इसका लेंथ में इरर तो दिखाएगा। तो ही इंस्ट्रूमेंटल इरर या तो डिजाइन गलत होने से या कैलिब्रेशन गलत होने से जो इरर जनरेट होता है उसे इंस्ट्रूमेंटल इरर कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो इस स्केल का स्केलिंग गड़बड़ हो, या इसका डिजाइन ही गड़बड़ हो, या बियर हो गया हो, कॉर्नर थोड़ा बियर हो गया हो, तब जो इससे आउटपुट मिलने वाला है, जो इससे रिजल्ट मिलेगा, उसमें तो इरर आना ही है। तो ये इस टाइप ऑफ इरर को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल इरर। तो इरर, इसमें इंक डाल के दियो। इरर जनरेटेड ड्यू टू improper
improper design and calibration of measuring instrument is called क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सा एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सा एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो समझ लें, अपन ने जिस स्केल से मेजर करा है, या तो उसका कैलिब्रेशन सही नहीं है, या तो फिर उसका कुछ पोर्शन बियर हो गया है, जैसे साइड से ये वाले बियर हो गए हैं, तो उस केस में, या डिजाइनिंग इसका सही नहीं है, तो उस केस में जो इरर इंस्ट्रूमेंट के में जो इरर है, उसके कारण जो रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ रहा है, उस टाइप ऑफ इरर को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल इरर बोलते हैं। तो ये पहला सोर्सेज है सिस्टमैटिक इरर। सिस्टमैटिक इरर ऐसा इरर है जिसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। खत्म कोई इरर ऐसा दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है, तो अपन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इरर को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। और रैंडम इरर को अपन कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक तरह से नेचुरल फेनोमेना है, नेचर से रिलेटेड है। नेचर के फ्लक्चुएशन के कारण जो इरर आ गया वो रैंडम इरर कर देंगे, वैसे भी उसको समझ सकते हैं। नेचुरल फ्लक्चुएशन के कारण जो इरर आया वो रैंडम इरर में चला जाएगा। सपोज अचानक टेम्परेचर बढ़ गया या कम गया, टेम्परेचर कम गया या ह्यूमिडिटी बढ़ गया, ये सब नेचुरल फैक्टर पर डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग कंडीशन, उस टाइप ऑफ इरर को क्या बोलेंगे? रैंडम इरर बोलेंगे। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रॉपर डिजाइन ना होने के कारण या कैलिब्रेशन ना होने के कारण जो इरर आया वो इंस्ट्रूमेंटल इरर कहला गया। ठीक है, और दूसरा सोर्सेज क्या है सिस्टमैटिक इरर का? सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक इरर्स, पहला क्या था? इंस्ट्रूमेंटल इरर। दूसरा इम्परफेक्शन in experimental setup, experimental setup क्या है? दूसरा क्या है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सपोज अपन थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो आर्मपिट के अंदर डालते हैं। कहाँ पे? थर्मामीटर को आर्मपिट के अंदर डालते हैं। पिट के अंदर डाले थे, क्या करें? आर्मपिट के अंदर इसको डाले, तो ये जो टेम्परेचर बॉडी का मेजर करेगा, ये टेम्परेचर बॉडी का मेजर करेगा हमेशा जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे कम ही मेजर करेगा। तो कहने का मतलब है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा करें कि अब इसके अलावा कहीं और डालें जहां पे एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर ये शो करे। कहने का मतलब ये है कि इम्परफेक्शन इधर occurs due to imperfection in experiment. Error occur due to imperfection in experiment is called experimental error. Experimental error. कहता है एक्सपेरिमेंटल एरर। ऐसा तो कहने का मतलब है कि अगर जो एक्सपेरिमेंट करने वाला टेक्निक ही गलत है, एक्सपेरिमेंट करने का टेक्निक ही गलत है, तो उसके कारण जो इरर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंटल इरर। एक्सपेरिमेंटल इरर क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंटल इरर। एक्सपेरिमेंटल इरर क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंटल इरर कहलाएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल इरर कहलाएगा। कौन सा इरर कहलाएगा? इरर अकर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल इरर। तो टेक्निक ही गलत हो, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही एक्सपेरिमेंट करने वाला गलत हो, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो उसमें जो इरर, उसके कारण जो रिजल्ट में इरर आएगा वो कैसा इरर कहलाएगा?
वो एक्सपेरिमेंटल एरर का रहेगा। कैसा कहलाएगा? एक्सपेरिमेंटल एरर का गलत आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट कर लें। एक्सपेरिमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कर लें। इसको टेक्निक कर लें, सेटअप नहीं, सॉरी, यहाँ पे बार बार अपन रिपीट कर रहे थे। सेटअप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, हमारा टेक्निक ही, एक्सपेरिमेंट करने का टेक्निक ही अगर जो गलत होगा तो उसके कारण जो एरर आएगा वो क्या आएगा? एक्सपेरिमेंट एरर अकर ड्यू टू experiment is called experiment error occur due to imperfection in experiment technique। यहाँ पे is called, अगर जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक में ही गलत, एक्सपेरिमेंट टेक्निक ही गलत है तो उसके कारण जो एरर आएगा वो एक्सपेरिमेंटल एरर कहलाएगा। तो ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर हो गया। तो क्या एग्जांपल इसका कौन सा ले? जैसे थर्मोमीटर से अपन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो आर्मपिट जनरली डालते हैं तो वो हमेशा बॉडी टेम्परेचर कम ही दिखाता है, जो बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर होगा उससे वो कम ही दिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही हमारा गलत है। तो कहने का मतलब यहाँ वाला तो इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, वो इस काइंड ऑफ एरर ये हो गया। तो अपन और तीसरा एरर, तीसरा सोर्सेस क्या है वो देखते हैं। तो तीसरा हमारा हो जाता है, तीसरा एरर क्या हो जाता है? प्रश्नल एरर। तीसरा सोर्स ऑफ एरर क्या हो जाएगा? प्रश्नल एरर। प्रश्नल एरर, तो इस एरर का कहने का मतलब है कि अपन सपोज इसका लेंथ मेजर करना चाहते हैं, अपन ने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसी को जो मेजर ऑब्जर्वर है जो रीडिंग ले रहा है, जैसे सपोज मैं रीडिंग ले रहा हूँ, इसका लेंथ मेजर कर रहा हूँ, तो ये स्केल से अपन ने इसका लेंथ मेजर किया। तो अपन सपोज कि अगर जो मैं इसको प्रॉपर पकड़ूंगा नहीं, मैं इसी को मैं थोड़ा टिल्ट कर दूं, अब लेंथ मेजर करूं या थोड़ा डिस्टेंस पे ऐसे मेजर करूं, थोड़ा ऐसे मेजर, तो ये पर्सनल एरर आएगा ना, मेरे कारण एरर हो रहा है। ये नहीं कि इंस्ट्रूमेंट में एरर आ रहा है, ये मैं खुद एरर कर रहा हूँ, मेरे कारण एरर आ रहा है। तो ये इस टाइप ऑफ एरर को क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। इस टाइप ऑफ एरर को क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। एरर 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 जनरेटेड due to the fault of observer error generated due to fault of observer is called क्या? पर्सनल एरर। कौन सा एरर? पर्सनल एरर। कौन सा एरर? पर्सनल एरर। एरर जनरेटेड ड्यू टू फॉल्ट ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। कहने का मतलब जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका जो रीडिंग ही नोट कर, सपोज अपन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो सारे मेजरमेंट का अपन ने वो मेजर्ड वैल्यू नोट किया, आउटपुट नोट करा, तो अगर जो अपन आउटपुट नोट करने में ही गलती कर दे तो उस टाइप ऑफ एरर को क्या कहेंगे? पर्सनल एरर कहेंगे। वो भी सिस्टमेटिक एरर का सोर्सेज है। तो कहने का मतलब यहाँ से पता चल सकता है कि अगर जो हम एरर कम करेंगे तो सिस्टमेटिक एरर में कम आएगा। अगर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर जो हम डाटा सही लिखेंगे, हम केयरफुल रीडिंग लेंगे, केयरफुल मतलब सही तरीके से रीडिंग लेंगे, पूरे फोकस्ड होकर रीडिंग लेंगे, तो हमारा एरर कम होगा। कहने का मतलब है सिस्टमेटिक एरर कम होगा। और रैंडम एरर तो हमारे हाथ में नहीं है, तो रैंडम एरर के बारे में आगे देखेंगे। ये हो गया, ये तीन एरर्स हो गए जो मेन सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर हैं। ये तीन सोर्सेज हैं सिस्टमैटिक एरर के, ठीक है। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे तो रैंडम एरर के बारे में भी थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आप लोग इसको आराम
बिल्कुल समझते हुए कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी फील नहीं हो रहा हो, कहीं भी फील नहीं हो रहा हो तो ज़रूर मैसेज कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर आपको बिल्कुल ये सब टॉपिक बिल्कुल फील के साथ पढ़ना है, ताकि एक बार पढ़ ले दिमाग में घुस जाए, फिर दोबारा इसमें जद्दोजहद नहीं करना पड़े, घूमना ना पड़े यहाँ वहाँ की कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े। तो बिल्कुल क्लियरली समझते हुए सारा कुछ पढ़ लेना है। तो ठीक है, तो रेंडम इरर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टमैटिक इरर का देखे थे कि क्या 3 सोर्सेज हैं, इंस्ट्रूमेंटल इरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और पर्सनल इरर। तो ये 3 इरर अपन ने देखा अभी। अब रेंडम इरर क्या, रेंडम इरर के बारे में अभी अपन ने देख लिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं रेंडम इरर्स। तो रेंडम इरर्स ये ऐसा इरर है जो कि अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन के कारण, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन के कारण जो इरर होता है वो कैसा रेंडम इरर कहलाता है। ठीक है, तो ये रेंडम इरर हो गया। तो रेंडम इरर को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते कि क्योंकि ये मेरे बस में, मेरे हाथ में नहीं है। ये तो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, जैसे नेचर में सपोज टेम्परेचर आज अभी अभी का टेम्परेचर बढ़ गया या कम गया, इस मोमेंट में जिस टाइम मेजरिंग कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, और किसी और टाइम में मेजर कर रहा है, अभी में कुछ और टेम्परेचर है और अगले टाइम कुछ और टेम्परेचर है, तो उसके कारण भी वेरिएशन हुआ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वेरिएशन जो हुआ वो तो अनप्रिडिक्टेबल हुआ, क्योंकि अपन के पास तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वही है और जिसको मेजर करना भी है वो भी वही है, लेकिन सराउंडिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, सराउंडिंग कंडीशन ही चेंज हो गया, तो उसके कारण जो इरर आ गया वो कैसा इरर कहलाएगा, रेंडम इरर कहलाएगा। जिस कंडीशन में एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उस कंडीशन ही, वहाँ का कंडीशन ही चेंज हो गया, वहाँ का कंडीशन ही अगर जो चेंज हो जाता है तो ऐसा, वो कैसा कहलाएगा इरर, वो कैसा रेंडम इरर कहलाएगा। कौन सा इरर कहलाएगा, रेंडम इरर कहलाएगा। तो मुद्दा बात ये है, क्या कौन सा इरर कहलाएगा, रेंडम इरर कहलाएगा। तो ठीक हो गया ये। तो अपन ने देख लिया अभी तक अपन ने देखा कि इरर क्या होता है। तो इरर का टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के इरर हो सकते हैं, और उन दोनों प्रकार का सोर्सेस ऑफ इरर क्या क्या हो सकते हैं। सिस्टमैटिक इरर का क्या सोर्स है अपन ने देखा, रेंडम इरर क्या होता है और कैसे रेंडम इरर का पॉसिबिलिटी होता है, मतलब किसके कारण रेंडम इरर होता है और किसके कारण सिस्टमैटिक इरर होता है। तो ये अपन ने सोर्सेज ऑफ इरर पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे related to error. Some some important terms related to errors. Some important terms related to errors. तो पहला टर्म कौन सा है, एब्सोल्यूट इरर। तो अपन ने इरर में क्या पढ़ा था, इरर मैथमेटिकली अपन क्या है, इरर को बोले थे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इरर अपन ने क्या देखा था, इरर को क्या देखा था, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, जो अपन ने लेंथ स्केल, इसका मार्कर का लेंथ मेजर करा था स्केल से, तो हमारा मेजर्ड वैल्यू था। और जो कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसका लेंथ स्पेसिफाइड करा था वो क्या था, ट्रू वैल्यू था या फिक्स्ड वैल्यू था, या एक्चुअल वैल्यू था। कैसा था, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू था। तो ये इरर आ गया। तो एब्सोल्यूट इरर कहता है कि अपन को ये तो अगर जो मीन मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। तो इरर में ये वाला टर्म क्या आ सकते हैं पूरे, या तो पॉजिटिव भी आ सकते हैं, निगेटिव भी आ सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। अगर जिसका मैग्नीट्यूड कम हुआ, इसका ज़्यादा हुआ, तो ये निगेटिव -1 आ जाएगा। अगर जो मेजर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ 13 और इसका ट्रू वैल्यू का मैग्नीट्यूड कम हुआ, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब इरर पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही एब्सोल्यूट इरर की बात करेंगे तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे। तो कहने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉड का इस्तेमाल करते हैं, मॉड का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉड का सिंबल है, पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए हम मॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम ऐसे मैथमेटिकली एब्सोल्यूट इरर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एरर्स। एरर का मॉड अगर जो ले लेंगे, एरर का मॉड ले लेंगे
एरर का मॉड, एरर मीन मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का मॉड ले लेंगे तो उससे हमेशा मॉड के, जो मॉड के अंदर वाले टर्म है इस ये बाहर निकलेगा तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। कहने का मतलब अगर जो किसी भी क्वांटिटी में मॉड लगा दिए तो उसका वो कहने का मतलब इनडायरेक्ट है कि वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्या देगा? अपन इसको मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या अपन और मैथमेटिकल टूल्स में इसको एक बार अच्छे से देखेंगे भी। तो मॉड कहने का मतलब है कि लगा दिए तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब है एब्सोल्यूट इधर क्या है? मॉड ऑफ इरर्स। एब्सोल्यूट इधर क्या है? मॉड ऑफ इरर्स। सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मैथमेटिकली? तो मॉड ऑफ इरर लगा सकते हैं, मॉड ऑफ इरर्स, मॉड ऑफ इरर, मॉड ऑफ इरर। और फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? फिजिक्स के लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। इसको क्या लिख सकते हैं? देयर इज मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। दूसरा टर्म क्या है? रिलेटिव एरर। क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट it is the ratio of absolute error to the true value, to the true value. It is the ratio of absolute error to the true value. It is the ratio of absolute error to the true value. क्या है? It is the ratio of absolute error to the true, and it is the ratio of absolute error to the true value. ये relative error होता है। मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं? मैथमेटिकली रिलेटिव एरर इक्वल को मॉड ऑफ एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, मॉड ऑफ एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मॉड ऑफ एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मॉड ऑफ एरर करने का मतलब एरर में, एरर तो क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपन ने देखा। लेकिन मॉड लगा दिए तो अपन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। मॉड लगाने के बाद सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एरर का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, चाहे हम माइनस हो या प्लस हो। -1 भी आता है तो 1 लेंगे। एरर अगर -1 भी आता है तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। मॉड ले लेंगे अपन। इसमें साइन की बात नहीं करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया। अब परसेंटेज, तीसरा टर्म क्या है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इसको कहते हैं रिलेटिव एरर में अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। अगर जो रिलेटिव एरर है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कौन सा एरर हो जाएगा? परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर में अगर जो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। अपन इसको एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल फील के साथ पढ़ना है इसको, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, करते हैं। अपन एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल। अपन सपोज इस मार्कर का ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, कंपनी ने बोला कि इसका ट्रू वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। और मेजर करने के बाद हमने जब इसको मेजर करा तो सपोज आ गया 12 पॉइंट, मेजर्ड वैल्यू कितना आ गया? 12.8 सेंटीमीटर। मेजर्ड वैल्यू कितना आ गया? 12.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बोले एरर क्या होगा? पहला एरर फाइंड करो। एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू।
तो मेजर्ड वैल्यू क्या आ गया 12.8 सेंटीमीटर, 12.8 आया, माइनस एक्चुअल वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू 13, तो एरर कितना आ गया -0.8 सेंटीमीटर, कितना आ गया एरर -0. कोई पूछेगा कि एरर कितना आएगा, अगर जो ट्रू वैल्यू हमारा इतना है, मेजर्ड वैल्यू इतना है, तो अपन बोला कि एरर कितना आएगा, तो -0.8 सेंटीमीटर आएगा. एरर अपन को सिंबल के साथ बताना है, साइन के साथ बताना. दूसरा पूछा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो एब्सोल्यूट एरर जानते हैं कि मॉड ऑफ एरर, तो मॉड ऑफ एरर, तो मॉड ऑफ -0.8, तो कहने का मतलब है कि मॉड के अंदर जो भी टर्म है मॉड लग गया तो सिर्फ मॉड, ये क्या सिर्फ शो करता है कि ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसको 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा. मॉड खत्म 0.8 सेंटीमीटर, मॉड करने का मतलब मॉड -0.8 करने का मतलब 0.8 सेंटीमीटर बेसिकली. मॉड जहां भी आ गया तो हम बस पॉजिटिव वैल्यू बात करेंगे, मॉड जहां भी आ गया पॉजिटिव वैल्यू बात करेंगे. मॉड के अंदर में निगेटिव या पॉजिटिव हो, मॉड के बाहर खत्म होने पे 0. पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, थोड़ा सा केयर करना. एब्सोल्यूट एरर में बेसिक डिफरेंस है एब्सोल्यूट एरर. और तीसरा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू. एब्सोल्यूट एरर करने का मतलब मॉड ऑफ एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू. तो मॉड ऑफ एरर कितना आ गया 0.8 आया था, और ट्रू वैल्यू कितना था, तो 13 सेंटीमीटर. ये हमारा ये हो गया रिलेटिव एरर, ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया. चौथा क्या है, परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में क्या बोला था, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देना. तो रिलेटिव एरर हमारा कितना आया था 0.8 डिवाइडेड बाई 13, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना परसेंट, ये हमारा आ गया परसेंटेज एरर आ गया. तो ये हमारा 4 स्पेशल टर्म आ गए जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि एरर बताओ, एब्सोल्यूट एरर कितना है, रिलेटिव एरर कितना है, परसेंटेज एरर बताना है. तो ये हमारा ये हो गया. तो सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू एरर्स. ठीक है, अपन अब अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, और सम स्पेशल टर्म पढ़ लेते हैं. और क्या है, अब अपन जानते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है. अब क्या पढ़ेंगे अपन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे. एक्यूरेसी क्या है, तो सपोज अपन एक एग्जांपल से बात करते हैं. ये अपन ने, ये बचपन में सारे लोगों ने ये वाला गेम खेला होगा कि अपन इधर से एरो हिट करना है, ये वाले से. अपन का टारगेट है कि अपन को अपन चाहते हैं कि इस बुलाई में, ये क्या है हमारा बुलाई है और ये व्हाइट स्पेस है. अपन, मेरा टारगेट है कि हमको यहाँ से जो एरो चलाना है वो जाके बिल्कुल इस वाले डार्क सर्कल में लगे, डार्क सर्कल में लगे. कौन से वाले सर्कल में लगे, डार्क सर्कल वाले में. तो जो आदमी जो एरो थ्रो कर रहा है, एरो थ्रो कर रहा है, सपोज पहला थ्रो करा, जब पहला एरो उसने चलाया तो यहाँ पे हिट करा टारगेट से, मान लो कि x1 डिस्टेंस पे, टारगेट से x1 डिस्टेंस पे. और दूसरा बार जब थ्रो करा तो यहाँ लगा x2 डिस्टेंस पे, और टारगेट से तीसरा बार थ्रो करा तो यहाँ पे लगा, मान लो कि x3 डिस्टेंस पे. तो एक्यूरेसी कहने का मतलब होता है कि आप टारगेट से कितना क्लोज या पास आ रहे हैं, क्लोज या दूर है, आप टारगेट से कितना क्लोज या दूर है. मेरा टारगेट था कि हम यहाँ पे हिट करें, हमारा टारगेट था कि हम एरो जब पुट करें तो यहाँ पे हिट करें, बुलाई पे हिट करें. लेकिन अब हमारा एक्चुअल में हिटिंग यहाँ पे हुआ. हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू था कि हम यहाँ पे हिट करें, हमारा मोटिव था कि यहाँ पे हिट करें. लेकिन अपन ने जब एरो पुट करा तो हिट कहाँ पे करा, पहला यहाँ पे करा, दूसरा सपोज यहाँ पे करा, तीसरा यहाँ पे करा. ठीक है, इसी तरह चौथा यहाँ पे भी करा होगा, चौथा सपोज यहाँ पे भी करा होगा. तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर जो हमारा टारगेट अगर जो यहाँ पे हिट कर दिया तो हमारा कहने का मतलब है कि एक्यूरेसी हमारा सही है.
है ना, जो हमने माना था वही आ रहा है, जो हमने डिफाइन करा था कि यहाँ पे लगना चाहिए, जो हमने सोचा था कि यहाँ पे लगना चाहिए और लग भी वहीं पे रहा, तो यहाँ कह देंगे कि हमारा एक्यूरेसी 100% है। लेकिन हम टारगेट से जितना दूर जाता जाएंगे, जितना दूर जाते जाएंगे उतना हमारा एक्यूरेसी कमता जाएगा। टारगेट से जितने दूर जाता जाएंगे एक्यूरेसी कमते जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या बताता है, एक्यूरेसी क्या बताता है। तो इसको पहले तो ये क्या है, इट इज द मेजर ऑफ, it is the measure of how close the true value is to the measured value, how close the measured value is to the true value। जो हमारा measured value वाला मतलब कि जो एक्चुअल में लग रहा है, और हमारा true value कहने का मतलब है जो हमने लगना चाहिए था, जो हमारा स्टैंडर्ड था, जिसके लिए हम थ्रो कर रहे थे कि हमारा टारगेट वैल्यू क्या था। हमारा टारगेट वैल्यू ये है, टारगेट वैल्यू बोले तो ट्रू वैल्यू, टारगेट वैल्यू बोले तो ट्रू वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू बोले तो जो एक्चुअल में जहां पे एरो हिट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक्यूरेसी इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। ये मेजर ये बताता है कि एक्यूरेसी बताता है कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है, जो हमारा मेजर्ड वैल्यू कहने का मतलब एक्चुअल हिटिंग पॉइंट, वो स्टैंडर्ड हिटिंग पॉइंट या टारगेट पॉइंट से कितना नजदीक या दूर है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द measure of it is a measure of how close the measured value is to the true value। एक्यूरेसी बेसिकली क्या शो करता है, करेक्टनेस। करेक्ट, जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा उतना हमारा करेक्ट होगा। कहने का मतलब एरर कम होगा, जितना ज्यादा एक्यूरेसी उतना एरर कम, जितना ज्यादा एक्यूरेसी एरर कम, जितना ज्यादा एक्यूरेसी इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू द, या इस सिंपल इससे भी समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा अपन ने इसको मेजर करा, इससे मेजर करा, तो जितना ज्यादा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास आएगा उतना, ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, जितना ज्यादा रेटिंग मान लो कि 13 सेंटीमीटर है, तो सपोज मेजर्ड वैल्यू 13.99 आ गया, तो जितना नजदीक ट्रू वैल्यू के जाएंगे उतना हमारा एरर कम होगा, उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा। कहने का मतलब मैथमेटिकली यहां से बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एरर है, रेसिप्रोकल ऑफ एरर है। जितना एरर कम एक्यूरेसी ज्यादा, एरर कम एक्यूरेसी ज्यादा। एरर मतलब कहने का मतलब है कि ये वाला हिटिंग टारगेट सटता जाएगा, सटता जाएगा, सटता जाएगा। अगर यहाँ पे हिट कर गया तो हम वाले बोलेंगे हमारा जो जो जहाँ टारगेट वैल्यू था वो हिटिंग वैल्यू दोनों मैच कर गया, तो कहने का मतलब एक्यूरेसी हमारा 100% है, तो एक्यूरेसी 0 हो जाएगा इस केस में जब एरो हिट करेंगे। तो कहने का मतलब एक्यूरेसी क्या बताता है, इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। बेसिक यही बताता है, ये मेजर बताता है कि क्लोज मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस है, कितना दूरी है। जितना कम उतना एक्यूरेसी ज्यादा, और जितना ज्यादा उतना एक्यूरेसी कम। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जितना क्लोजनेस होगा उतना एक्यूरेसी होगा, जितना डिस्टेंस होगा उतना एक्यूरेसी बुरा होगा। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी बताता है, मतलब इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू या टू द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू दोनों सेम है। तो एक्यूरेसी ये बताता है। प्रिसीजन क्या बताता है कि सपोज इसी में समझ लेते हैं प्रिसीजन क्या बताता है। तो हमारा टारगेट वैल्यू था ये था, हमने पहला थ्रो करा तो यहाँ पे हिट करा, दूसरा थ्रो करा तब भी यहाँ पे हिट करा, तीसरा थ्रो करा तब भी यहाँ पे हिट करा, चौथा थ्रो यहाँ पे हिट करा, पांचवा थ्रो यहाँ पे हिट करा। तो कहने का मतलब एक्यूरेसी बताता है, कंसिस्टेंसी बताता है। कंसिस्टेंसी बताता है कि हम बार बार मेजरमेंट में हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है एक दूसरे के नजदीक ही आ रहा है। मतलब है कि सपोज अपन इसका लेंथ मेजर करना चाहते हैं, स्केल से मेजर करना तो मेजर करा तो 12.18 आ गया, 12.84 आ गया, 12.83 आ गया, 12.82 आ गया। कहने का मतलब हर बार इसका लेंथ मेजर कर रहे हैं, हर बार लेंथ मेजर कर रहे हैं तो मेजर्ड वैल्यू जो है एकदम बिल्कुल आस पास आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जितना ये ज्यादा मेजर्ड वैल्यू
एक दूसरे के आसपास आएगा उतना ही कंसिस्टेंट रिजल्ट होगा। कंसिस्टेंट मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रीडिंग दे रहा है, ऑलमोस्ट सेम रीडिंग दे रहा है 13.8, 13.82, 13.83, ऑलमोस्ट सेम रीडिंग दे रहा है सेंटीमीटर में। तो कहने का मतलब है कि ये क्या बताता है, इसको लिखते हैं, ये तो आप लोगों ने नोट करें, ईदर रिवर्सिबल एक्यूरेसी, इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। अपन इसको इरेज करते हैं। तो एक्यूरेसी क्या करता है, प्रिसीजन, सॉरी प्रिसीजन क्या बताता है, इट इंडिकेट्स precision क्या है, it indicates the closeness of two or more measurement, to each other. It indicates the closeness of two or more measurement to each other. Two or more measurement to each other. Two or more measurement by measuring instrument. To each other. क्या इंडिकेट करता है, it indicates the closeness of two or more measurement by measuring instrument to each other। कहने का मतलब है पहला बार मेजरमेंट करा तो यहाँ पे आया, पहले बार हिट करा तो एरो तो यहाँ पे हिट करा, दूसरी बार हिट करा तो यहाँ पे हिट करा, तीसरी बार हिट करा यहाँ पे, चौथी बार हिट करा, पांचवी बार। तो ये इंडिकेट करता है कि जितना जो हमारा जो रीडिंग है, बार बार हिटिंग करने पे एक्सपेरिमेंट हमने बार बार मेजर करा, बार बार हमने थ्रो पुट किया, एरो हिट करा, बार बार हेड, तो इसमें जो क्लोजनेस है दो और तीन से ज्यादा बार हिटिंग अपन ने एरो पुट करा था, तो इनके बीच में क्लोजनेस कितना है वो बता रहा है। कंसिस्टेंसी कितनी है, मतलब कि हमारी कंसिस्टेंसी, हम थ्रो कर रहे हैं एरो, हम पुट कर, तो हमारा कंसिस्टेंसी कितना है कि हम ऑलमोस्ट एक ही जगह पे एरो को हिट करें, तो वो ये प्रिसीजन बताता है। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगा, मतलब है कि मेजरमेंट जितना वेरिएशन नहीं होगा, सपोज अपन ने इसको मेजर करा तो हर बार मेजरमेंट में ना के बराबर वेरिएशन हो रहा, तो वो हमारा बोलेंगे कि हमारा प्रिसीजन अच्छा है। क्या बोलेंगे, हमारा प्रिसीजन अच्छा है। तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है क्लोजनेस ऑफ टू और मोर वैल्यू विद ईच अदर। तो यही है, अपन प्रिसीजन के बारे में ये पढ़ लिए, तो बिल्कुल सही है। तो अपन यहीं पे इसको रोकते हैं। अपन होप कि आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल दिमाग में घुसा होगा, बिल्कुल फील के साथ पढ़ना होगा, फील के साथ। एक बार आपने इन सब चीज़ों को फील करा, फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से ये पढ़ते जाना है। तो आप आराम से पढ़ें। आप यहीं पे समाप्त करते हैं आज का। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, खूब ध्यान जम के पढ़ें, बढ़िया। बाय, टेक केयर, गुड बाय।